तो गुड आफ्टरनून बच्चों। तो आज हम लोग टेस्ट सीरीज के हमारा 4 की डिस्कशन पे आ गए हैं और सबसे पहला जो आज केमिस्ट्री का क्वेश्चन है ऑर्गेनिक का हम डिस्कशन करने जा रहे हैं, जिसमें कि हमारा आइसोमर्स से रिलेटेड है। अरेंज द फॉलोइंग कॉन्फॉर्मेशन आइसोमर्स ऑफ नॉर्मल ब्यूटेन। नॉर्मल ब्यूटेन का क्या हमारा कॉन्फॉर्मेशन आइसोमर्स का नॉर्मल ब्यूटेन इन ऑर्डर देयर इंक्रीजिंग पोटेंशियल एनर्जी। नॉर्मल ब्यूटेन का 4 कॉन्फॉर्मेशन आइसोमर दिया और उसका बोल रहा है पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कर अरेंज करने के लिए। तो आपको पता है कि पोटेंशियल एनर्जी और स्टेबिलिटी में कैसा का रिलेशन होता है, हमारा इनवर्स का रिलेशन होता है। ठीक है, तो ये नॉर्मल ब्यूटेन के क्या हमारा 4 कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर दिया और इसका स्टेबिलिटी अरेंज करना है। तो सबसे पहले तो आप ये देखो, इसमें जो स्टेबिलिटी की बात करें तो सबसे मोर स्टेबल जो होता है कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स में एंटी एस्टाइगर का स्टेबिलिटी क्या होता है, हमारा सबसे ज़्यादा होता है। फिर क्या होता है, हमारा गॉच होता है। गॉच के बाद जो होता है क्या हमारा हाफ इक्लिप्स होता है, हाफ इक्लिप्स। उसके बाद क्या आता है हमारा फुल इक्लिप्स, फुल इक्लिप्स। तो अब आप इस तरह से देखें तो इसमें ये वाला जो फॉर्म है ये क्या हमारा एंटी एस्टाइगर है, एंटी एस्टाइगर है। और ये देखना, ये जो फॉर्म है देखिए, ये 2 बॉन्ड एक दूसरे क्या हमारा पास पास है, तो ये कौन सा हमारा इक्लिप्स है। ये इक्लिप्स में क्या हमारा फुल इक्लिप्स है, फुल इक्लिप्स है। और ये वाला जो है ये भी इक्लिप्स है, लेकिन इसमें मिथाइल के साथ क्या एच है, यहाँ पे मिथाइल के साथ मिथाइल में यहाँ पे रिपल्सन, एस्टेरिक रिपल्सन क्या हमारा सबसे ज़्यादा लगेगा, टोरेशनल स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा लगेगा, तो इसकी स्टेबिलिटी सबसे कम होगा, तो पोटेंशियल की वैल्यू क्या सबसे ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, और ये जो आपका है ये क्या हमारा हाफ आपका इक्लिप्स है, कौन सा हमारा हाफ इक्लिप्स। और ये जो है आपका क्या हमारा गॉच है, ये क्या हमारा गॉच। तो अब जरा इसकी स्टेबिलिटी अरेंज कर दें तो ये स्टेबिलिटी में सबसे मोर स्टेबल क्या हमारा एंटी एस्टाइगर है। अगर स्टेबिलिटी अरेंज करें तो सबसे मोर स्टेबल क्या हमारा एंटी एस्टाइगर, इसी परसेंटेज की वैल्यू सबसे कम हो जाएगा। ठीक है, अब जरा ये देखना, ये क्या हमारा फुल इक्लिप्स है, तो फुल इक्लिप्स की स्टेबिलिटी सबसे कम है, तो इसका मतलब इसकी परसेंटेज की वैल्यू क्या होगा सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि पोटेंशियल और स्टेबिलिटी में कैसा रिलेशन है हमारा, पोटेंशियल एनर्जी और स्टेबिलिटी के बीच में जो रिलेशन होता है कैसा रिलेशन होता है हमारा इनवर्स का रिलेशन होता है। अब जो आप इसका अगर स्टेबिलिटी अरेंज करोगे तो सबसे मोर स्टेबल कौन सा हो जाएगा, हम अगर स्टेबिलिटी की बात करें तो फर्स्ट की स्टेबिलिटी क्या होगा सबसे ज़्यादा, फर्स्ट के बाद क्या आ जाएगा हमारा गॉच, यानी क्या हमारा थर्ड की स्टेबिलिटी। ठीक है, थर्ड के बाद क्या आ जाएगा हमारा हाफ इक्लिप्स, यानी क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। 4 के बाद क्या आ जाएगा हमारा सेकेंड आ जाएगा। अब जरा ये देखो, अगर ये तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर हो गया, ये किसका ऑर्डर हो गया हमारा स्टेबिलिटी का। अगर हमको अब स्टेबिलिटी का उल्टा क्या हो जाएगा पोटेंशियल, क्योंकि स्टेबिलिटी और पोटेंशियल में कैसा रिलेशन है इनवर्स का, ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर है, ये किसका ऑर्डर है हमारा स्टेबिलिटी का। पोटेंशियल इसका क्या हो जाएगा उल्टा। अब पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो सबसे मैक्सिमम पोटेंशियल जो हो जाएगा किसका हो जाएगा हमारा जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, यानी ये क्या हमारा सेकंड की स्टेबिलिटी क्या हमारा सबसे कम है, तो पोटेंशियल की वैल्यू सेकंड का क्या हो गया सबसे ज़्यादा हो गया। सबसे ज़्यादा जो पोटेंशियल क्या हमारा सेकंड का आएगा। सेकंड के बाद फिर किसका आ जाएगा हमारा, ये सेकंड है। सेकंड के बाद क्या हमारा ये सेकंड जो क्या हमारा फुल इक्लिप्स है, और ये क्या हमारा फोर्थ क्या हमारा हाफ इक्लिप्स है, तो फिर क्या आ गया हमारा फोर्थ का आ गया। फोर्थ के बाद जो है देखो जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, सबसे सेकंड के बाद क्या हमारा फोर्थ के बाद क्या आ जाएगा थर्ड देखो क्या हमारा ये क्या हमारा गॉच है, ये क्या हमारा 1 जो क्या हमारा एंटी एस्टाइगर है, तो ये क्या हो गया पोटेंशियल का ऑर्डर। देखो ऐसा ऑप्शन आपको कौन सा आ रहा है, तो ये क्या हमारा सेकंड है, सेकंड के बाद क्या फोर्थ के बाद क्या थर्ड के बाद क्या हमारा फर्स्ट, तो ये क्या हमारा फोर्थ ऑप्शन चले गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन द फोटो कैटालाइसिस ऑफ ब्रोमिनेशन ऑफ 2 मिथाइल ब्यूटेन, यानी 2 मिथाइल ब्यूटेन की क्या करना है आपको सनलाइट की प्रेजेंस में ब्रोमिनेशन करवाना है। ठीक है, 2 मिथाइल ब्यूटेन की सनलाइट की प्रेजेंस में क्या करना है आपको ब्रोमिनेशन करवाना, Br2 क्या हमारा Hμ कर रहा है। मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन फोटो का मतलब क्या हो गया लाइट के
लाइट के प्रेजेंस में क्या करना है, ब्रोमिनेशन करवाना 2 मिथाइल ब्यूटेन का, तो मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा। ठीक है, अब देखो इसमें मेजर प्रोडक्ट ब्रोमिनेशन के लिए अगर हम लोग रिएक्टिव Br2 के लिए रिएक्टिविटी की बात करें सनलाइट की प्रेजेंस में, सबसे मोर रिएक्टिव होता है 3 डिग्री हाइड्रोजन, फिर होता है 2 डिग्री हाइड्रोजन, 2 डिग्री हाइड्रोजन, और फिर क्या आता है 1 डिग्री हाइड्रोजन। तो देखो ये हाइड्रोजन कितना डिग्री है, 3 डिग्री हाइड्रोजन है, तो 3 डिग्री हाइड्रोजन की रिएक्टिविटी क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा, यानी ब्रोमीन का रिएक्शन जो होगा किस पे होगा, 3 डिग्री हाइड्रोजन पे होगा। तो इससे कौन प्रोडक्ट बनेगा हमारा, मेजर प्रोडक्ट बनेगा, क्योंकि इससे 3 डिग्री रेडिकल बनेगा। और ये क्या फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन का एग्जांपल है। 3 डिग्री रेडिकल क्या होगा, सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा यहाँ पे, ये क्या हमारा मोर स्टेबल रेडिकल है, इसलिए ब्रोमीन रेडिकल इस पर अटैक करेगा। तो ये कौन सा प्रोडक्ट बना देगा, मेजर प्रोडक्ट बनाएगा। मेजर का मतलब 1 2 3 4, यानी क्या हमारा 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, ऐसा ऑप्शन कौन सा मिल रहा है, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, यानी क्या हमारा 4th ऑप्शन चले जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ऑफ द 5 आइसोमेरिक हेक्सेन आइसोमर्स विच गिव 2 मोनोक्लोनेटेड कंपाउंड, कह रहा है कि हेक्सेन के 5 आइसोमर्स होता है, 5 आइसोमर्स ऑफ हेक्सेन विच कैन गिव 2 मोनोक्लोरो कंपाउंड। तो हेक्सेन के कौन सी, ये 4 ऑप्शन दिया, इस 4 ऑप्शन में बोल रहा है ये सभी हेक्सेन के क्या हमारा आइसोमर्स है, तो कौन से कंपाउंड में क्लोरीनेशन करने से सिर्फ कितने प्रोडक्ट बनेगा, 2। तो अब जरा ये देखो एक एक करके हम चेक करें। अगर 2 मिथाइल पेंटेन की बात करें, ये क्या 2 मिथाइल पेंटेन, अगर 2 मिथाइल पेंटेन की Cl2 के साथ H- सनलाइट की प्रेजेंस पर रिएक्शन करावें, तो एक इस पे जाएगा 1 2 3 4, इससे क्या 5, इसका मतलब ये नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद क्या हमारा 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन, अगर 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन को देखें तो 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन की मोनोक्लोनेशन से कितने, हमको सिर्फ कितने प्रोडक्ट बनना चाहिए, ओनली 2 मोनोक्लोरो प्रोडक्ट। ये देखना, अगर इसमें हम क्या किए Cl2 की रिएक्शन करवाए सनलाइट की प्रेजेंस में, तो इससे 2 प्रोडक्ट बन जाएगा। आप इस पे करो, एक बनेगा, इस पे इसमें से कहीं भी करेंगे तो क्या हमारा 1 प्रोडक्ट बनेगा, यानी आपका ऐसा प्रोडक्ट बनने वाला है। आप इस चारों में से मिथाइल में से कहीं भी करोगे तो 1 प्रोडक्ट ये वाला बनेगा, और दूसरा प्रोडक्ट ये देखना, अगर ये इस पे कहीं भी यहाँ की हाइड्रोजन रिप्लेस करें चाहे इस हाइड्रोजन को रिप्लेस, दोनों से क्या बनेगा, 1 बनेगा, इससे कहीं भी करेंगे तो क्या हमारा 1 बनेगा। तो टोटल प्रोडक्ट कितने बन रहा है इसमें, 2। तो 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन से कितना बन जाएगा हमारा, सिर्फ 2 प्रोडक्ट बनेगा। नॉर्मल हेक्सेन से भी करेंगे तो क्या हमारा 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट बनेगा। 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन में भी 2 से क्या हमारा ज़्यादा बन जाएगा। तो 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन में सिर्फ कितने प्रोडक्ट बनेंगे, 2 प्रोडक्ट बनेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। अब जरा ये देखो, ये क्या, ये दिया हुआ ऑक्सीमर्कुरेशन है, ये क्या हमारा हाइड्रोबोरिनेशन ऑक्सीडेशन है। ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन में क्या होता है, ये नेट जो प्रोडक्ट बनेगा नेट एडिशन H और OH का होता है और मार्कोनी रूल के अकॉर्डिंग होता है। और BH3 का जब भी एडिशन करते हैं तो इसमें क्या हमारा एंटी मार्कोनी रूल लगता है। ये जो A प्रोडक्ट बनेगा इसमें क्या हमारा ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन में H2O का जो एडिशन होता है ये मार्कोनी रूल के अकॉर्डिंग होगा। H वहाँ पे जाएगा जहाँ पहले से ज़्यादा हाइड्रोजन है, OH वहाँ जाएगा जहाँ पहले से कम हाइड्रोजन है। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट बनेगा कार्बोक्राइन, इसमें कोई रिएजमेंट नहीं होता है, ये मार्कोनी रूल के अकॉर्डिंग ये प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, और ये हाइड्रोबोरिनेशन ऑक्सीडेशन करेंगे तो यहाँ भी क्या हमारा जो नेट एडिशन H और OH का होता है वो क्या हमारा एंटी मार्कोनी रूल के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, इसमें BH3 से H जाएगा, H2O2 से क्या आएगा OH, जो नेट एडिशन होगा क्या हमारा एंटी मार्कोनी रूल के अकॉर्डिंग होगा। तो एंटी मार्कोनी रूल के अकॉर्डिंग यानी इस बार क्या हमारा H वहाँ जाएगा जहाँ पहले से कम हाइड्रोजन है, तो इस पर क्या CH2, ये क्या CH2OH। तो अब ये क्या हमारा, अब इसकी पूरी रिएक्शन अब यहाँ पे लिखे नहीं, अरे ये BH3 H2O2 के हम जब एडिशन कराते हैं तो क्या अल्कोहल बनता है जिसमें BH3 से H पार्ट आता है, H2O2 से क्या आता है OH पार्ट होता है। जो नेट प्रोडक्ट बनता है एडिशन होता है H और OH का होता है, और किस रूल के अकॉर्डिंग होता है, तो एंटी मार्कोनी रूल के अकॉर्डिंग होता है, एंटी मार्कोनी रूल के अकॉर्डिंग। तो बी में जो अल्कोहल बनेगा वो क्या हमारा एंटी मार्कोनी रूल के
अकॉर्डिंग बनेगा, और ए जो बनेगा क्या हमारा मार्कोनी पुल के अकॉर्डिंग होगा। तो ये क्या, ए इज मार्कोनी प्रोडक्ट एंड बी इज द एंटी मार्कोनी प्रोडक्ट। बिल्कुल सही है, क्या हमारा सेकंड ऑप्शन चले जाएगा। यानी इसमें अल्कोहल जो बनेगा एंटी मार्कोनी पुल के अकॉर्डिंग, इसमें जो अल्कोहल बनेगा वो क्या हमारा मार्कोनी पुल के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, इसमें नेट एडिशन क्या हमारा एच और ओ एच का ऑक्सीमर्कुरेशन डिमर्कुरेशन, इसमें क्या हमारा हाइड्रोबोरिनेशन ऑक्सीडेशन का है, इसमें एंटी मार्कोनी लगता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन अल्कीन अफोर्ड द कंपाउंड बी। तो कंपाउंड बी निकालना है। अब ये देखो, ये क्या हमारा अल्कीन 2 ब्यूटीन दिया हुआ है। 2 ब्यूटीन के हम क्या कर रहे हैं, ओजोनाइसिस कर रहे हैं। ये क्या हमारा ओजोनाइसिस करेंगे तो ये क्या बना देगा, ओजोनाइड बना दिया। और ओजोनाइड का हम क्या करेंगे, ये क्या हमारा ओजोनाइड बना। अब इसको जिंक और H2O की प्रेजेंस में हाइड्रोलाइसिस कर देंगे। ये यहाँ से टूट गया तो ये क्या हमारा CH3COH, यानी 2 मोल क्या दे दिया, एल्डिहाइड। ये रिडक्टिव ओजोनाइसिस है। कौन सा ओजोनाइसिस है, रिडक्टिव। रिडक्टिव ओजोनाइसिस इसका तरीका ये है, जैसे O3 जिंक H2O डाला तो आप क्या करो, इसको 20 से बॉन्ड को तोड़ दो और दोनों तरफ एक एक ऑक्सीजन लगा दो, आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। तो ये क्या हमारा 2 मोल क्या हमारा एसिटल्डिहाइड बन गया। तो ये क्या हमारा, इसमें ये CH3COH क्या हमारा 2 मोल एसिटल। जैसे रिडक्टिव ओजोनाइसिस दिया, 20 से बॉन्ड को तोड़िए, दोनों तरफ एक एक ऑक्सीजन लगा दिया, आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। 2 ब्यूटीन रिएक्शन विथ अल्कलाइन केमनोफोर एट एलिवेटेड टेम्परेचर। 2 ब्यूटीन को क्या हमारा केमनोफोर के साथ क्या कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन कर रहे हैं। एलिवेटेड टेम्परेचर का मतलब हो गया कि हाई टेम्परेचर पे, है ना, हॉट केमनोफोर। ये क्या हमारा हाई टेम्परेचर पे अगर हम इसकी ऑक्सीडेशन करेंगे केमनोफोर का एलिवेटेड टेम्परेचर पे, ठीक है, तो इससे क्या बनेगा, एसिड। और बियर्स एजेंट कोल्ड अल्कलाइन केमनोफोर, तब बनता विसिनल डायोल। अब इसका टेक्निक ये बताए थे, आपको याद होगा, अगर डबल बॉन्ड कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन है, इस पर क्या किया हम, हॉट केमनोफोर डाले। क्या डाले, हॉट केमनोफोर। तो ये 20 से टूट जाएगा, ये CO2 प्लस क्या दे देगा, H2O। लेकिन अगर डबल बॉन्ड कार्बन से, अगर डबल बॉन्ड कार्बन में अगर डबल बॉन्ड कार्बन में एक H लगा हुआ और एक R लगा हुआ है और इस पर हॉट केमनोफोर डाले तो फिर ये क्या दे देगा, हमारा एसिड दे देगा। क्या दे देगा, हमारा एसिड। 20 से डबल बॉन्ड टूट जाएगा और क्या दे देगा, हमारा एसिड दे देगा। अगर डबल बॉन्ड कार्बन में बताए थे कि दोनों क्या हमारा डबल बॉन्ड के साथ R लगा हुआ, दोनों ही क्या हो R, और इस पर क्या करे, हॉट केमनोफोर डाले तो फिर ये दे देगा एसिड। यानी ये 20 से टूट जाएगा, ये RCOH क्या दे देगा हमारा, सॉरी एसिड नहीं, कीटोन। तो अब ये क्या दे देगा, हमारा कीटोन। अगर डबल बॉन्ड कार्बन से दोनों ही क्या लगा हुआ R, तो ये क्या दे देगा, RCOR कीटोन। तरीका क्या है, अगर डबल बॉन्ड में दोनों H लगा हुआ है, हॉट केमनोफोर डाले तो CO2 प्लस क्या दे देगा, हमारा H2O दे देगा। CO2 प्लस क्या हमारा H2O। अगर डबल बॉन्ड कार्बन से एक H और एक R लगा तब क्या दे देगा, एसिड। और डबल बॉन्ड दोनों R लगा तब क्या दे देगा, कीटोन। तो यहाँ देखो एक H और दूसरा क्या R, ये 20 से तोड़ देंगे और ये क्या 2 मोल क्या दे देगा, एसिटिक एसिड। 2 मोल क्या दे दिया, हमारा एसिटिक एसिड। तो 2 मॉलिक्यूल क्या हमारा, 2 मॉलिक्यूल ऑफ CH3COH, यानी थर्ड ऑप्शन चले गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ट्रांस अल्कीन आर फॉर्म्ड बाय द रिडक्शन ऑफ अल्काइन। किस अल्काइन, आपको पता है कि अल्काइन की अगर हम रिडक्शन करें, ठीक है, ये क्या हमारा अल्काइन है, और अल्काइन की रिडक्शन ये ब्रिज रिडक्शन इसको बोलते हैं, है ना। सोडियम इन लिक्विड अमोनिया के साथ कर दें, सोडियम इन क्या हमारा लिक्विड अमोनिया, तो ये क्या हमारा ब्रिज रिडक्शन। और ये क्या हमारा, जब H2PD क्या हमारा BaSO4 और क्योनोलिन ये डालेंगे, H2PD BaSO4, अगर ये डालेंगे इसमें क्या बनता है, सिस अल्किन, ये सीन एडिशन देता है ना। और ये क्या आता है हमारा ट्रांस अल्किन, क्या दे देगा हमारा, ट्रांस अल्किन। यानी इसमें प्रोडक्ट ऐसा बनेगा कुछ, है ना, और इसमें क्या हमारा सिस अल्किन,
ये वाला प्रोडक्ट बन जाएगा, है ना। तो ये क्या हमारा पूछ रहा है, ट्रांस अल्कीन फॉर्म बाय द रिडक्शन ऑफ द सोडियम लिक्विड अमोनिया, क्या बन जाएगा हमारा ट्रांस अल्कीन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, देखो फिर ये क्या हमारा, ये दिया हुआ है, ये 3 मिथाइल क्या हमारा साइक्लोहेक्सेन, और इस पर क्या हमारा Br2, ये क्या हमारा H म्यू, तो ये फ्री रेडिकल क्या हमारा सब्स्टिट्यूशन है। तो इसका मेजर प्रोडक्ट जो है, अगर यहाँ से H होमोलाइटिक क्लीवेज कराएंगे तो ये क्या हमारा 3 डिग्री एलाइल फ्री रेडिकल बनेगा, और 3 डिग्री एलाइल फ्री रेडिकल क्या हो जाएगा, मोर स्टेबल होगा। अगर इधर से हम रेडिकल बनाएंगे तो ये रेडिकल क्या होगा हमारा, लेस स्टेबल होगा, ये क्या होगा, लेस स्टेबल होगा। तो ये क्या हमारा, यहाँ रेडिकल की 3 डिग्री एलाइल रेडिकल की स्टेबिलिटी क्या होगा, ज़्यादा, इसीलिए ब्रोमीन क्या हमारा इस पर अटैक करेगा, और ये प्रोडक्ट क्या बन जाएगा हमारा, मेजर पॉइंट बन जाएगा। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा आ रहा है हमारा, सेकेंड ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। Br2 क्या हमारा H म्यू दिया हुआ है, अगर Br2 H म्यू दिया है तो ऑलवेज क्या हमारा एलाइलिक या बेंजाइलिक पोजीशन पे, यानी क्या रेडिकल रिएक्शन करवाना है, और Br2 CCl4 दिया हो रहा था तब इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन कराते। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन नहीं होगा, बल्कि क्या हमारा फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होगा। Br2 CCl4 दिया तो नॉन पोलर सॉल्वेंट या पोलर सॉल्वेंट, तब इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन डबल बॉन्ड पे रिएक्शन होता है। अगले क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड शोज द ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, इसमें कौन सा कंपाउंड ज्योमेट्रिक, देखो 2 मिथाइल पेंट क्या हमारा 2 इन, क्या हमारा 2 मिथाइल पेंट 2 इन, यानी 5 कार्बन की चेन है, 2 पे क्या हमारा लगा दिया क्या हमारा मिथाइल, तो ये तो GSO ही नहीं करेगा, क्योंकि ये भी CH3, ये भी CH3, खत्म। 4 मिथाइल क्या हमारा 2 पेंटीन, 4 मिथाइल क्या हमारा 2 पेंटीन, डबल बॉन्ड कितने नंबर पे है आपका, ये 1 2 3 4 5, है ना। ये क्या हो गया 4 मिथाइल, तो 4 पे क्या लगा दिए मिथाइल, और 2 पेंटीन, तो ये तो GSO कर दे रहा है। सेम कार्बन पे क्या गया, डिफरेंट ग्रुप, मिथाइल हाइड्रोजन है, मिथाइल आइसोप्रोपाइल है, यानी 4 मिथाइल 2 पेंटीन क्या हमारा, ये 1 कभी भी टर्मिनल अल्किन GI नहीं शो करता, ये क्या 1 पेंटीन GI नहीं शो करेगा, तो ये क्या हमारा सेकंड ऑप्शन चले गया। अगले क्वेश्चन की तरफ देखें, स्टेटमेंट वाला है, सिस टू ब्यूटेन इज मोर पोलर देन ट्रांस, बिल्कुल सही है। सिस आइसोमर्स की डायपोल मोमेंट की वैल्यू क्या होता है, ट्रांस ज्यादा, इसलिए सिस क्या होगा ज्यादा पोलर होगा, और ट्रांस क्या होगा कम। अब स्टेटमेंट 2, सिस टू ब्यूटेन सुपर पोसेबल ऑन इट्स मिरर इमेज वेयर ट्रांस टू ब्यूटेन इज नॉट सुपर इम्पोसिबल, मेरे बिल्कुल गलत है, यानी यहाँ पे क्या कोई ऑप्टिकल एस्मर्स तो होगा नहीं, क्या तो इसीलिए क्या हमारा मिरर इमेज की बात हो गई नहीं, सुपर पोसेबल चाहे नॉन सुपर किसी भी मिरर इमेज की बात नहीं होगा। तो स्टेटमेंट 1 तो सही है, सिस टू ब्यूटेन जो है पोलर होता है क्या हमारा ट्रांस से, क्योंकि सिस का डायपोल मोमेंट की वैल्यू क्या होता है हमारा ज्यादा होता है, और ट्रांस क्या होता है कम। तो यहाँ जो स्टेटमेंट 2 लिख रहा है कि सिस टू ब्यूटेन में क्या हमारा सुपर पोसेबल मिरर इमेज होता है, ट्रांस क्या नॉन सुपर, बिल्कुल क्या हमारा गलत है। स्टेटमेंट 1 सही है, लेकिन स्टेटमेंट 2 क्या हमारा गलत है। इफ स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज क्या हमारा फॉल्स, स्टेटमेंट 1 क्या हमारा सही है बट स्टेटमेंट 2 क्या हमारा फॉल्स, यानी कि हमारा थर्ड ऑप्शन चले जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ फिर स्टेटमेंट है, 1 ब्यूटीन ऑन रिएक्शन विथ HBr इन प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड, कह रहा है कि 1 ब्यूटीन की रिएक्शन कर रहे हैं किसके साथ, 1 ब्यूटीन की रिएक्शन HBr के साथ कर रहे हैं किसी ऑर्गेनिक परऑक्साइड की प्रेजेंस में, ये क्या हमारा ऑर्गेनिक परऑक्साइड की प्रेजेंस में, तो गिव क्या हमारा 1 ब्रोमो ब्यूटेन, तो ये एंटी मार्कोनी रूल लग जाएगा, एंटी मार्कोनी रूल के अकॉर्डिंग H वहां जाएगा जहां पहले से कम हाइड्रोजन है, तो सही बात है। इसमें क्या बन गया, जब इसके रिएक्शन होगा तो ये बना क्या 1 ब्रोमो ब्यूटेन, तो स्टेटमेंट तो सही है। अब स्टेटमेंट 1 सही है। स्टेटमेंट 2, इट इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी रेडिकल, ये क्या कर रहा है कि स्टेटमेंट 2 की इसमें कौन सा रेडिकल बन रहा है प्राइमरी। अब जरा देखो इसकी मैकेज में ये होता है कि सबसे पहले ये क्या हमारा ये क्या हमारा परऑक्साइड है, इस परऑक्साइड का होमोलाइटिक क्लीवेज होगा, इसको हीट करेंगे तो ये क्या बना देगा अल्कोक्सी रेडिकल बनाएगा। अब ये अल्कोक्सी रेडिकल बना दिया, ये क्या बनाया अल्कोक्सी रेडिकल बनाया। अब ये इनिशिएशन हो गया, पहला स्टेप क्या हो गया हमारा इनिशिएशन हो गया, इनिशिएशन स्टेप आया। उसके बाद क्या हमारी जो अल्कोक्सी रेडिकल है ये क्या किया HBr के साथ रिएक्ट किया और यहाँ से H रेडिकल लेके निकल गया, तो ये बना दिया ROH और इधर निकला क्या हमारा ब्रोमीन
रेडिकल। अब ये देखो ब्रोमीन रेडिकल जो है, अब जो ब्रोमीन रेडिकल है, ये ब्रोमीन रेडिकल हमारा इस पे अल्कीन पे रिएक्ट करेगा। अब देखो ब्रोमीन रेडिकल वहाँ अटैक करेगा जिससे रेडिकल की स्टेबिलिटी क्या हो, ज़्यादा हो। ये क्या हमारा 1 ब्यूटीन है। अब ये देखना, ये Br रेडिकल है ना। अब ये क्या हमारा, अगर ये ब्रोमीन इस पे ये सिग्मा बॉन्ड है, ये क्या हमारा पाई बॉन्ड है। अगर 1 नंबर कार्बन पे ये क्या हमारा Br अटैक किया, ये पाई बॉन्ड है। अगर ये रेडिकल क्या हमारा इस पे अटैक है, इस पाई बॉन्ड से एक इलेक्ट्रॉन, तो ये रेडिकल बनाया कितना डिग्री, 2 डिग्री। और 2 डिग्री रेडिकल की स्टेबिलिटी क्या होता है हमारा, यानी इस पे रेडिकल जो बना ये कितना डिग्री बना हमारा, 2 डिग्री फ्री रेडिकल। तो देखो 2 डिग्री फ्री रेडिकल क्या हो गया, ये मोर स्टेबल। 1 डिग्री रेडिकल नहीं बनेगा, क्या बनेगा हमारा 2 डिग्री। यानी HBr की मैकेनिज्म में ये है कि जब भी अल्कीन में हमको HBr की रिएक्शन करवाना है तो उसकी मैकेनिज्म में यह है कि पहले ब्रोमीन रेडिकल बनेगा। ब्रोमीन रेडिकल वहाँ अटैक करेगा जहाँ पे हाइड्रोजन क्या हमारा ज़्यादा है, यानी रेडिकल हमेशा क्या होना चाहिए, मोर स्टेबल। अगर ब्रोमीन इस 2 नंबर कार्बन पे जाएगा तो 1 डिग्री रेडिकल बनेगा, इस पे गया तो 2 डिग्री रेडिकल, तो 2 डिग्री रेडिकल क्या हो गया हमारा, मोर स्टेबल हो गया। तो इसीलिए इसमें 1 डिग्री रेडिकल नहीं बनता, प्राइमरी रेडिकल नहीं बनता, बल्कि क्या हमारा सेकेंडरी रेडिकल बनता है। तो स्टेटमेंट 1 तो सही है ना। तो क्या फर्स्ट है, ये बोथ स्टेटमेंट 1 and 2, तो ये तो क्या हमारा नहीं है। सेकंड, ये बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट, 2 and true, बट स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, ये भी क्या हमारा गलत है। इफ स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 1 ट्रू है, बट स्टेटमेंट 2 इज क्या हमारा फॉल्स, क्योंकि इसमें प्राइमरी रेडिकल बनता नहीं, इसलिए क्या हमारा ऑप्शन थर्ड जाएगा। स्टेटमेंट 1 सही है, स्टेटमेंट 2 क्या हमारा गलत है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। स्टेटमेंट वाला ये क्या हमारा 2 क्लोरोब्यूटेन अल्कोहलिक KOH के साथ क्या हमारा रिएक्शन दिया था। अल्कोहलिक KOH में कौन रिएक्शन हो जाएगा, एलिमिनेशन। तो ये क्या हमारा अल्फा कार्बन है, ये भी क्या हमारा बीटा, ये भी बीटा, बीटा 1 और बीटा 2, बनाया क्या 2 ब्यूटीन। तो यानी इसमें कौन सा रूल लगा हमारा, सेट-गिब्स रूल लगा है। कौन सा रूल लगा हमारा, सेट-गिब्स रूल के अकॉर्डिंग बना है। ठीक है, तो स्टेटमेंट 1 है कि स्टेटमेंट 1 तो ये ठीक है, कहता डिहाइड्रो हाइलोजिनेशन रिएक्शन ऑफ द 2 क्लोरोब्यूटेन गिव 2 ब्यूटेन, सही है। स्टेटमेंट 2 एलिमिनेशन रिएक्शन टेक्स प्लेस अकॉर्डिंग टू सेट-गिब्स रूल। तो एलिमिनेशन रिएक्शन जो क्या हमारा सेट-गिब्स रूल के अकॉर्डिंग हो रहा है, बिल्कुल सही है। तो क्या हमारा बोथ स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 आर ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज ए करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। तो ये भी क्या हमारा सही है, स्टेटमेंट 1 भी सही है, स्टेटमेंट 2 भी सही है, और स्टेटमेंट 2 जो है स्टेटमेंट 1 का क्या हमारा करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है। तो ये क्या हमारा फर्स्ट ऑप्शन चले गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। ड्यूरिंग द डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल टू अल्कीन, कह रहा है कि अगर अल्कोहल की डिहाइड्रेशन करे उसमें क्या था, अल्कीन बाय हीटिंग विथ कंसंट्रेट इनिशिएशन स्टेप इज। अगर अल्कोहल को कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में हीट करेंगे तो उसका इनिशिएशन स्टेप क्या होगा। तो जब भी अल्कोहल को कंसंट्रेट H2SO4 के साथ 170 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट करेंगे तो ये क्या दिया हमारा, अल्कीन, ये लॉस क्या हुआ H2O। तो इसका सबसे पहला जो स्टेप 1 होगा इनिशिएशन, यानी रिएक्शन स्टार्ट का। ठीक है, ये इथाइल अल्कोहल जैसे हम एग्जाम्पल ले लिए, ये कि यहाँ से क्या जाएगा, H+ आ जाएगा। H+ कहाँ पे अटैक करेगा, अल्कोहल पे अटैक करेगा, और अल्कोहल पे H+ अटैक किया तो ये अल्कोहल क्या हो गया हमारा, प्रोटोनेटेड हो गया, यानी क्या हमारा प्रोटोनेटेड अल्कोहल। तो यही क्या हो गया, कौन सा स्टेप हो गया हमारा, इनिशिएशन स्टेप हो गया, यानी रिएक्शन यहाँ पे क्या हो गया हमारा, स्टार्ट हुआ है। तो कह रहा है क्या इसमें फर्स्ट एलिमिनेशन ऑफ वाटर, तो इनिशिएशन स्टेप पूछ रहा है, कौन सा स्टेप पूछ रहा है हमारा, इनिशिएशन है। इनिशिएशन का रिएक्शन कहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, तो रिएक्शन क्या है, सबसे पहले क्या हो रहा है, H2SO4 से H+ क्या करेगा, अल्कोहल पे अटैक करेगा, अल्कोहल क्या आ जाएगा, प्रोटोनेटेड हो जाएगा। तो यही क्या हो गया हमारा, इनिशिएशन हो गया। क्या हो गया हमारा, इनिशिएशन। तो प्रोटीनेशन ऑफ अल्कोहल मॉलिक्यूल, तो पहले स्टेप में क्या, प्रोटीनेशन ऑफ अल्कोहल मॉलिक्यूल। स्टार का फॉर्मेशन, नहीं फॉर्मेशन कार्बोकेटाइन, ये तो बाद का स्टेप है, ये जब H2O लॉस करेगा उसके बाद ये कार्बोकेटाइन बनेगा। तो पहले स्टेप में तो क्या हो रहा है हमारा, प्रोटीनेशन हो रहा है। स्टेप 1 जो है इसमें क्या हुआ, प्रोटीनेशन हुआ, उसके बाद कार्बोकेटाइन बनेगा। अगले क्वेश्चन में स्टेटमेंट 2,
2-ब्यूटाइन डज नॉट रिएक्ट विथ सोडियम मेटल, बिल्कुल सही है। एंड सोडियम मेटल के साथ सिर्फ क्या हमारा टर्मिनल अल्काइन ही रिएक्ट करता है, नॉन टर्मिनल अल्काइन कभी भी रिएक्ट नहीं करेगा। जैसे ये सोडियम मेटल है, क्योंकि ये हाइड्रोजन क्या हमारा एसिडिक नेचर का है, ठीक है। तो नॉन टर्मिनल अल्काइन का सोडियम मेटल के साथ कोई भी रिएक्शन क्या हमारा नहीं होगा। नॉन टर्मिनल अल्काइन का सोडियम मेटल के साथ क्या हमारा कोई भी रिएक्शन नहीं होगा। तो इसमें हम एक एग्जांपल ले लिए, एग्जांपल के तौर पे लिए इसको। तो सिर्फ किससे होगा, टर्मिनल अल्काइन से। आपका स्टूडेंट 2-ब्यूटाइन नॉट टर्मिनल अल्काइन, तो बिल्कुल सही है। 2-ब्यूटाइन क्या हमारा टर्मिनल अल्काइन नहीं, इसलिए एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए इसमें रिएक्शन नहीं होगा। ये सोडियम मेटल सिर्फ टर्मिनल अल्काइन के साथ ही रिएक्ट करता है, नॉट रिएक्ट विद सोडियम मेटल। तो 2-ब्यूटाइन में क्या हमारा ये रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि 2-ब्यूटाइन में आप जरा देखो इसमें एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए 2-ब्यूटाइन पे अगर हम सोडियम मेटल डालेंगे तो सोडियम मेटल का क्या हमारा रिएक्शन नहीं हो, क्योंकि एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, बिल्कुल सही है। स्टूडेंट 2-ब्यूटाइन नॉन टर्मिनल, क्योंकि 2-ब्यूटाइन कैसा अल्काइन है, नॉन टर्मिनल है, इसीलिए क्या हमारा स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों सही है। स्टूडेंट 2 इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। 64 का 64 का क्या हो गया फर्स्ट। हेलो एवरीवन, आज हम लोग नीट टेस्ट सीरीज़ के जो 4th पेपर है उसका डिस्कशन करने जा रहे हैं बेटा। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, द टोटल नंबर ऑफ एसिडिक ऑक्साइड्स फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट। देखो NO जो होता है वो आपका न्यूट्रल होता है, N2O न्यूट्रल होता है, और अगर बात करें हम लोग B2O3 N2O5 तो ये होते हैं आपके बेटा एसिडिक ऑक्साइड। CO जो होता है वो आपका न्यूट्रल है। SO3 की अगर बात की जाए तो SO3 आपका अगेन एसिडिक ऑक्साइड होगा, और P4O10 अगेन एसिडिक ऑक्साइड होंगे। तो आपको जो ऑप्शन लगाना है वो लगाना है बेटा सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें करेक्ट ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 16 के अगर हाइड्राइड की बात की जाए तो चाहे बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर आए चाहे मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर आए, तो वो जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो भी H2O का मैक्सिमम होता है और मेल्टिंग पॉइंट भी H2O का ही मैक्सिमम होता है। एंड देन नीचे जाने पर जो मेल्टिंग पॉइंट होंगे और बॉइलिंग पॉइंट होंगे वो इन जनरल इंक्रीज होंगे, क्योंकि H2O में क्या होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, बाकी किसी में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। तो H2O का सबसे ज़्यादा होगा, देन H2T, H2AC एंड देन H2S, यानी कौन सा ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन आर द मेन कंपोनेंट्स इन द एटमॉस्फेयर, बिल्कुल सही बात है बेटा, यहाँ पे स्पेलिंग एरर है, एटमॉस्फेयर, बट दीज डू नॉट रिएक्ट टू फॉर्म ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, बिल्कुल सही बात है। जो हमारा एटमॉस्फेयर होता है उसमें नाइट्रोजन भी होती है और ऑक्सीजन भी होती है, ठीक है, बट ये कभी भी रिएक्शन नहीं करते हैं, क्योंकि इनकी रिएक्शन के लिए हमें क्या चाहिए होता है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर। तो द रिएक्शन बिटवीन नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर, बिल्कुल सही है। रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो रहा है आपका, तो हम लोग इसमें से लगाएंगे बोथ रीजन, असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड द रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें करेक्ट ऑर्डर बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ हैलोजन, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी की अगर बात की जाए तो Cl2 की सबसे ज़्यादा होती है, देन होता है बेटा आपका Br2, देन होता है F2 एंड देन I2। F2 की लो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पर फ्लोरीन का साइज क्या होता है, छोटा होता है, और फ्लोरीन में क्या होगा, रिपल्शन होगा, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट अगर बात करें शेप ऑफ सर्टेन इंटर हैलोजन कंपाउंड्स आपको दी गई है, तो इनमें से हमें बताना है कि नोट करेक्टली मैच्ड, ठीक है, करेक्टली कौन नहीं है बेटा। IF7, I के वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 7, फ्लोरीन साथ जाकर जुड़ेंगे तो पेंटागोनल बाइपिरामिडल बनेगा, यानी ये तो सही है। BrF5, Br के वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 7 में से 5 मोनोवेलेंट एटम, यानी लोन पेयर आ जाएगा हमारे पास में एक, 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे और 2 इलेक्ट्रॉन से कितना लोन पेयर बनेगा, एक लोन पेयर। तो यहाँ पर आपका जो शेप आएगा दैट विल बी स्क्वायर पिरामिडल, यानी ये हमारा सही नहीं दिया गया है। बाकी BrF3 जो होता है वो टी शेप तो होता है। अब देखो कहीं कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्लेनर वर्ड का मतलब क्या है, तो भाई मोलिक्यूल जो होगा ना वो तीनों जो बॉन्ड होंगे वो एक ही प्लेन में होंगे। सिमिलरली ICl3 जो होता है वो I2Cl6 बना लेता है, और वो भी क्या होता है, प्लेनर मोलिक्यूल ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपको आंसर लगाना था वो लगाना था सेकंड। नेक्स्ट अगर बात करें XeF2 की, तो देखो सबसे पहले तो यहाँ पर एक करेक्शन करना है। XeF2 यहाँ पर आपको नंबर ऑफ लोन पेयर दिए हुए हैं। XeF2 की बात करें जीनोन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 8, 2 मोनोवेलेंट एटम आ गए, तो बचे आपके 6 इलेक्ट्रॉन, और 6 इलेक्ट्रॉन से जो बनेंगे वो बनेंगे आपके 3 लोन पेयर, 3 लोन पेयर हो गए आपके इसमें। XeO2F2 की अगर बात करें तो XeO2F2 में जो होंगे आपके 2 मोनोवेलेंट है और 2 बाईवेलेंट है, तो 2
यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन तो आपके बाईवैलेंट के हो जाएंगे और 2 इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो हो जाएंगे आपके मोनोवैलेंट के। 6 इलेक्ट्रॉन गए तो बचे आपके 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन बोले तो 1 लोन पेयर, यहाँ पर आ रहा था हमारा 3 लोन पेयर, यहाँ पर आ रहा हमारा 1 लोन पेयर, यहाँ पर आ जाएगा हमारा 0 लोन पेयर और यहाँ पर आ जाएगा हमारा 2 लोन पेयर। तो ऑप्शन जो होगा ए में हम अगर देखें तो फोर्थ, ए का फोर्थ हो जाता है, बी का हो जाता है हमारा सेकंड, ए का फोर्थ बी का सेकंड, यानी ऑप्शन जो है वो हमारा फोर्थ है। नेक्स्ट अगर बात करें कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, देखिए फॉलोइंग स्टेटमेंट को हम लोग कंसीडर करते हैं। पूछा गया है, पहले ये टिक कर लीजिए, आपसे पूछा गया है इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स कौन से हैं, इनकरेक्ट ढूंढने भाई। तो ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम एंड लिवरमोरियम आर नोन एज चेल्कोजेंस। बिल्कुल सही बात है, इनको हम लोग कहते हैं चेल्कोजेन। ग्रुप 16 के जो एलिमेंट्स होते हैं उनको इन जनरल क्या कहा जाता है, चेल्कोजेंस। लिवरमोरियम इज अ सिंथेटिक रेडियो एक्टिव एलिमेंट विद इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दिस। लिवरमोरियम जो होता है वो सिंथेटिक रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है, बिल्कुल सही है। और लिवरमोरियम जो होता है वो हमारे इसी ग्रुप में आता है, कौन से ग्रुप में, ग्रुप 16 में। और ग्रुप 16 में आता है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रुप 16 का जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है, अगर उसमें आप लोग ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पर लिवरमोरियम, ठीक है, ऑल स्टाइल से टी पो और टीप कर क्या कर लो, उसी से लव कर लो। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा वो होगा बेटा NH2NP4। NH2NP4 की बात की जाए तो यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा है वो दिखाई दे रहा है यहाँ पर 7S2 7P6, यानी कि जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दिया गया है वो गलत है। तो यानी हमारा ये वाला स्टेटमेंट क्या हो जाता है, रॉन्ग हो जाता है। मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीजेज फ्रॉम ऑक्सीजन टू पोलोनियम, ऑक्सीजन से पोलोनियम तक मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है, ये भी हमारा स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल गलत है। देयर इज लार्ज डिफरेंस बिटवीन मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ऑक्सीजन एंड सल्फर ड्यू टू देयर एटोमिसिटी, ये हमारा स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। तो हमारा स्टेटमेंट सेकेंड एंड थर्ड जो है वो इनकरेक्ट है बेटा। अब हमें ऑप्शन देखना पड़ेगा, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नहीं दिख रहा है, तो देखिए इसके लिए आप क्या करना, यहाँ पर जो 7S2 7P6 दिया है इसको हम लोग चेंज कर लेंगे 7P4 में, ठीक है। जो पेपर में होगा वो करेक्शन हो जाएगा बेटा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं, अब हमारा जो आता है वो केवल थर्ड स्टेटमेंट यहाँ से रॉन्ग आता है, ठीक है। तो जो ऑप्शन होगा वो होगा आपका सेकेंड। नेक्स्ट अगर बात करें कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, फॉलोइंग स्टेटमेंट की अगर बात करें, फ्लोरीन एंड क्लोरीन रिएक्ट विद वाटर, ब्रोमीन एंड आयोडीन आर ओनली स्पेरिंगली सोल्यूबल इन वाटर, बिल्कुल सही बात है। फ्लोरीन जो और क्लोरीन जो होते हैं वो वाटर से रिएक्ट कर लेते हैं और ब्रोमीन आयोडीन जो होते हैं वो स्पेरिंगली सोल्यूबल होते हैं। एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन ऑफ Cl2 इज स्मॉलर एज कंपेयर टू F2, जी नहीं, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी जो होती है वो Cl2 की ज़्यादा होती है F2 से, यानी सेकंड स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग है। फ्लोरीन एटम हैज नो d ऑर्बिटल्स इन इट्स वैलेंस शेल एंड एग्जिबिट्स ओनली -1 ऑक्सीडेशन स्टेट, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। F2 इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रेड्यूसिंग एजेंट हेलोजन, जी नहीं, रेड्यूसिंग हेलोजन नहीं होता है बेटा, ये होता है ऑक्सीडाइजिंग, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग होता है। तो ये वाला स्टेटमेंट भी क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। अब बोला क्या गया है, करेक्ट स्टेटमेंट सेलेक्ट करना है साहब। तो फर्स्ट करेक्ट था हमारा और थर्ड करेक्ट था, फर्स्ट एंड थर्ड करेक्ट है, इसका मतलब हमारा जाएगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट अगर बात करें एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीजेज फ्रॉम H2O टू H2T, बिल्कुल सही बात है। जैसे जैसे हम लोग एक ग्रुप में नीचे जाते हैं एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता है क्योंकि बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी डिक्रीज होती है। तो रीजन देख लेते हैं, देयर इज डिक्रीज इन बॉन्ड एंथैल्पी द डिसोसिएशन ऑफ He बॉन्ड डाउन द ग्रुप, बिल्कुल सही है। रीजन जो है वो आपका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो आंसर जो जाएगा वो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें SF6 कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज बट SF4 कैन बी, यस SF6 जो होता है उसका हाइड्रोलाइसिस जो होता है वो पॉसिबल नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि सल्फर के साथ में यहाँ पर 6 फ्लोरीन एटम आ जाते हैं और 6 फ्लोरीन एटम आने से स्टेरिक राउटिंग जो होती है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है और स्टेरिक राउटिंग ज़्यादा होगी तो स्टेरिक राउटिंग की वजह से इसका हाइड्रोलाइसिस फर्दर पॉसिबल नहीं होता है, बट SF4 का पॉसिबल होता है। तो रीजन देखते हैं, 6 फ्लोरीन एटम इन SF6 प्रिवेंट द अटैक H2O ऑन सल्फर एटम ऑफ SF6, बिल्कुल सही है बेटा। तो यहाँ से हमारा जो आंसर होगा वो हो जाएगा फर्स्ट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो देखो बेटा अपन क्वेश्चन नंबर 75 से स्टार्ट करेंगे। तो 75 में देखो, आउट ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, एंट्रोपी, pH एंड EMF ऑफ EMF सेल 4 इंटेंसिव प्रॉपर्टी आर,
यहाँ जो होगा बेटा वो सेल आएगा, तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी आर, ये थर्ड है। तो यहाँ से अपने को इंटेंसिव बताना है। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है आपकी? जो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है वो होती है अपने पास जिनके शेप और साइज पे डिपेंड नहीं करती है। शेप और साइज पे मतलब मास पे डिपेंड नहीं करती है। तो मास पे कौन डिपेंड नहीं करेगा? बॉइलिंग पॉइंट है। तो किसी का भी बॉइलिंग पॉइंट देखो, ये मास पे डिपेंड करेगा क्या? क्या साइज पे डिपेंड करेगा क्या? कि जैसे ये मार्कर ले लिया मैंने, इसका 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर ले लिया, इसको एक वाइट यहाँ से काट दिया, तो उस वाइट के टेम्परेचर में और इस पेन के टेम्परेचर में कोई चेंज आएगा क्या? क्या टेम्परेचर दोनों का सेम रहेगा कि नहीं रहेगा? यदि अपन किसी भी चीज को नहीं समझ में आए तो इंटेंसिव का ऐसा करना कि कोई भी अपने को पूछा, किसी का भी इंटेंसिव प्रॉपर्टी पूछा तो उसको हाफ कर दो। जैसे ही आप हाफ करोगे उसको, तो जैसे ही हाफ करोगे आप, तो उसमें यदि चेंज आ रहा है कुछ भी, जैसे टेम्परेचर पूरे का 100 डिग्री सेंटीग्रेड था, अपन ने इसको एक पार्ट में काटा इधर की साइड, इसका 1 सेंटीमीटर का पार्ट काट दिया, यदि उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है, यदि उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है, सेम रह रहा है, तो ये कैसा होगा? इंटेंसिव। और यदि चेंज आ गया तो कैसा हो जाएगा? ये एक्सटेंसिव। तो इसलिए बॉइलिंग पॉइंट कैसा होगा अपने पास? इंटेंसिव प्रॉपर्टी में आएगा। एंट्रोपी, एंट्रोपी कैसा होता है बेटा? मास पे डिपेंडेंट होगा कि नहीं होगा? एंट्रोपी पर मोल होती है कि नहीं? एंट्रोपी तो किस पे डिपेंडेंट होगी? मास पे। हाफ करोगे तो एंट्रोपी भी हाफ हो जाएगी, चेंज हो जाएगा कि नहीं होगा एंट्रोपी में? तो एंट्रोपी देखा, बॉइलिंग पॉइंट इंटेंसिव में आएगा, एंट्रोपी इंटेंसिव में नहीं आएगा। पीएच, पीएच का मतलब क्या होगा बेटा? पी का मतलब कितना होगा? -log10। एच प्लस होगा कि नहीं होगा? तो एच प्लस क्या है यहाँ पर? कॉन्सेंट्रेशन है कि नहीं है? कॉन्सेंट्रेशन है, तो कॉन्सेंट्रेशन को क्या लिखते हो आप? मोल बाई वॉल्यूम लिखोगे कि नहीं? और मैंने बोला कि कुछ समझ में नहीं आया तो हाफ कर दो, या फिर ये दोनों का रेशो देखोगे तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशो होगा तो क्या कहलाएगा बेटा अपने पास? इंटेंसिव बन जाते हैं। या फिर इसको हाफ कर दो तो ये कितना बनेगा? हाफ करोगे तो n/2, ये कितना हो जाएगा? b/2। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। सेम आ गया कि नहीं? n/v। कोई चेंज आया है क्या? नहीं आया चेंज, तो ये कैसी प्रॉपर्टी होगी बेटा अपने पास? ये प्रॉपर्टी होगी अपने पास इंटेंसिव। तो पीएच भी कैसा होगा अपने पास? इंटेंसिव में आएगा। और ईएमएफ, ईएमएफ सेल में देखा होगा बेटा आपने, डेल जी इक्वल टू एन एफ ई सेल पढ़ते हैं अपन। तो अब यहां से देखोगे तो ये कितना आ जाएगा? डेल जी अपॉन एन आएगा कि नहीं? और ये दोनों रेट, डेल जी भी कैसा है आपके पास? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। मोल कैसा है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो इन दोनों का जो रेशो होगा वो कैसा बन जाएगा बेटा? इंटेंसिव बनेगा कि नहीं? तो कैसा हो जाएगा बेटा? ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी बन जाएगा। तो कौन कौन से होंगे बेटा अपने पास? ईएमएफ ऑफ सेल होगा, तो इसमें आएगा बेटा अपने पास, एक तो फर्स्ट आ रहा है, सेकंड नहीं आएगा, थर्ड आ रहा है, फर्स्ट नहीं आएगा, फर्स्ट आएगा अपने पास, सेकंड नहीं आएगा, ये थर्ड नहीं है, ये सेकंड ही है, ये थर्ड आएगा, और कौन सा आएगा? फोर्थ। तो कौन सा ऑप्शन जाएगा बेटा अपने पास? फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ। तो कौन सा आंसर जाएगा अपने पास? फर्स्ट जाएगा। द वर्क डन बाई द सिस्टम इज 8 किलोजूल। वर्क कौन कर रहा है बेटा? बाई द सिस्टम, मतलब सिस्टम वर्क कर रहा है। सिस्टम वर्क करेगा तो कैसा होगा बेटा? ये नेगेटिव होगा कि नहीं होगा? दूसरा, व्हेन 40 जूल हीट इज सप्लाइड टू इट, तो इसको हीट कितनी दी जा रही है बेटा? कितनी सप्लाई की जा रही है? 40 किलो जूल हीट सप्लाई हो रही है कि नहीं? तो कैसी आएगी? पॉजिटिव। यदि ये रिलीज कर रहा होता तो नेगेटिव होती। तो अब वो पूछ रहा है कि द चेंज इन इंटरनल एनर्जी, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना होता है? डेल यू, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स से देखोगे तो डेल ई इक्वल टू कितना होता है? क्यू प्लस डब्ल्यू। तो डेल ई इक्वल टू कितना आ जाएगा? क्यू कितना है अपने पास? 40, डब्ल्यू कितना है? 8, तो कितना आ जाएगा? 32 जूल। तो कौन सा आंसर होगा बेटा अपने पास? फर्स्ट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट है मिक्सचर ऑफ 2 मोल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, अ क्लोज वेसल है बेटा, टू गेट कार्बन डाइऑक्साइड इफ डेल एच इज द एंथैल्पी चेंज एंड डेल ई इज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी देन। तो 2 मोल क्या बोला? कार्बन मोनोऑक्साइड। तो 2 मोल तो क्या ले लिया बेटा मैंने? CO गैस ले लिया। 1 मोल क्या बोला है उसने? O2 गैस। अब इसको मैंने रिएक्ट कराया तो क्या बना लेगा बेटा? ये 2CO फॉर्म करेगा कि नहीं करेगा? ये 2CO फॉर्म गैस कर लेगा बेटा अपने पास। तो 2CO फॉर्म गैस करेगा, तो अब इसका डेल एच जो देखेंगे अपन, तो डेल एच जो आएगा वो किसके इक्वल आएगा? डेल ई प्लस डेल एन जी आर टी के इक्वल होगा कि नहीं होगा? और डेल एन जी आर टी के इक्वल होगा, तो अब यहां से देखें बेटा अपने, डेल एच इक्वल टू क्या बनेगा? डेल ई बनेगा। डेल एन जी यहां से देखो 2 - 3 करोगे तो कितना आ रहा होगा अपने पास? डेल एन जी आ रहा होगा -1 आर टी।
तो जो डेल एच है वो क्या होगा अपने पास, डेल ई माइनस आर टी। अब इतना तो लिख के सॉल्व कर सकते हो आप। अब देखो कि जो डेल एच है वो डेल ई में से कुछ ना कुछ वैल्यू माइनस हो रही है कि नहीं हो रही है। जब ये वैल्यू कुछ ना कुछ माइनस हो रही है तो डेल एच क्या होगा, इसका कम होगा कि नहीं होगा। तो डेल एच जो होगा बेटा वो लेस देन होगा किससे, ही डेल ई से। किससे होगा अपने पास, डेल ई से। तो कौन सा ऑप्शन जाएगा अपने पास, सेकंड ऑप्शन जो है डेल ई ग्रेटर देन है किससे, डेल एच से। अब डायरेक्टली यहां से भी देख सकते थे कि डेल एन जी नेगेटिव आ रहा है तो डेल ई ग्रेटर देन होगा डेल एच से। यदि डेल एन जी जीरो होता तो डेल एच इक्वल टू होता डेल ई के, और यदि डेल एन जी ग्रेटर देन जीरो आ रहा होगा तो अपने पास डेल एच ग्रेटर देन होता है किससे, डेल ई से। नेक्स्ट अपने पास 2 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एक्सपेंड स्पॉन्टेनियसली इनटू वैक्यूम टू वर्क। तो डब्ल्यू पूछ रहा है बेटा, जब स्पॉन्टेनियसली हो रहा है प्रोसेस और किस में हो रहा है अपने पास, वैक्यूम में। तो एयर के लिए जो जैसे यहां पर कोई गैस थी तो ये क्या हो रही है बेटा अपने पास, स्पॉन्टेनियसली क्या हो रही है, एक्सपेंड हो रही है कि नहीं हो रही है, एक्सपेंड हो रही है। तो बेटा इस पे जो पी एक्सटर्नल होगा यहाँ पर, तो पी एक्सटर्नल कितना होगा बेटा, यहाँ से जीरो होगा कि नहीं होगा। और पी एक्सटर्नल जीरो है तो इसका मतलब अपने पास जो डब्ल्यू होता है वो डब्ल्यू कितना होता है, पी एक्सटर्नल V2 माइनस V1 होगा कि नहीं होगा। तो V2 माइनस पी एक्सटर्नल कितना हो गया, जीरो हो गया। तो W कितना होगा अपने पास, जीरो होगा कि नहीं होगा। तो ध्यान रखना वैक्यूम में जब भी वर्क होगा, फ्री एक्सपेंशन हो रहा होगा, तो उसके अंदर कैसा होगा बेटा, W कैसा आएगा अपने पास, जीरो रहेगा, क्योंकि पी एक्सटर्नल कैसा हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। पी एक्सटर्नल क्योंकि फ्रीली एक्सपेंशन हो रहा है तो गैस आगे ही जा रही है कि नहीं जा रही है, रिवर्स तो आएगी नहीं। तो ये प्रोसेस भी कैसा हो रहा होगा, इरिवर्सिबल प्रोसेस होगा। इसमें प्रोसेस कौन सा होगा अपने पास, इरिवर्सिबल होगा। तो आंसर कौन सा होगा बेटा अपने पास, फर्स्ट होगा। नेक्स्ट है बेटा, टू वर्क फॉर अ रिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ 1 मोल ऑफ आइडियल गैस फ्रॉम अ वॉल्यूम ऑफ 10 लीटर टू 20 लीटर एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। और बताना है बेटा अपने को, जो वर्क लेना है वो अर्ग में बताना है अपने को। तो इसके लिए जो वर्क होता है बेटा, डब्ल्यू कितना होता है, माइनस 2.303 nRT log 10 V2 अपॉन V1 होगा कि नहीं होगा। तो अब अर्ग में निकालना है बेटा ये, तो क्या करोगे आप, माइनस 2.303, 1 मोल बोला है उसने तो 1 आ जाएगा। आर की वैल्यू 8.314 डालोगे अर्ग में, क्योंकि ये तो जूल में है, तो 10 टू द पावर 7 से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा कि नहीं। 1 जूल इक्वल टू कितने अर्ग होते हैं, 10 टू द पावर 7, 298 लॉग 10 कितना आएगा, 20/10। जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अपने पास कितना बनेगा बेटा ये, माइनस 2.303 इंटू 1 इंटू 8.314 इंटू 10 टू द पावर 7 इंटू 8 log 10 2 बन जाएगा। तो कौन सा आंसर दिख रहा है ऐसा बेटा आपको, फर्स्ट वाला आंसर है। ध्यान रखना कि 8.34 जब भी एनर्जी आएगी तो 8.314 लेना है, क्योंकि यदि अपने को एटीएम लीटर में दे रखा होता तो फिर आर की वैल्यू कितनी लेते आप, 0.0821 लेते, क्योंकि 1 एटीएम लीटर इक्वल टू कितना होता है, 101.3 जूल होता है कि नहीं, तो इसलिए उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। The enthalpy of vaporization of water at 100 degree centigrade is 40.63 kilojoule mole inverse. The value of del E for the process would be. तो बेटा वेपोराइजेशन हो रहा है, टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो इसका मतलब जो H2O होगा वो लिक्विड से कहाँ जा रहा होगा बेटा, H2O गैस में जाएगा, वेपोराइज्ड होगा तो। और वेपोराइज्ड होगा तो उसके लिए डेल ई पूछ रहा है, उसने डेल एच दे रखा है, एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। तो इसके लिए डेल एच इक्वल टू क्या लिखोगे, डेल ई प्लस डेल एन जी आर टी लिखोगे कि नहीं लिखोगे। डेल एच कितना दे रखा है आपको, जो डेल एच है वो दे रखा है बेटा अपने को 40.63। डेल ई फाइंड करना है अपने को। डेल एन जी कितना है अपने पास, लिक्विड का तो लेते नहीं अपन, गैस का लेते हैं, तो 1। आर की वैल्यू कितनी लोगे यहाँ पे 8.314 या 25/3। टेम्परेचर कितना है 370, ये किलो जूल में है, तो इसको भी किलो जूल में बनाने के लिए कितने से डिवाइड करोगे, इसे 1000 से डिवाइड करोगे कि नहीं करोगे। अब 1000 से डिवाइड करोगे तो बेटा यहाँ से जो डेल ई है वो कितना आ जाएगा अपने पास, 40.63 माइनस 3 से इसे काटोगे तो कितने टाइम्स कट रहा होगा, 1 2 4 में कट रहा होगा अप्रोक्स में। इसे काटोगे तो कितने टाइम्स कट रहा होगा अप्रोक्स में 40,
जीरो हटाओगे तो यहाँ कितना लग जाएगा, पॉइंट लग जाएगा। 4 से काटोगे तो ये कितना कट रहा होगा, 3.1 टाइम्स कट रहा होगा कि नहीं, तो कितना आ जाएगा माइनस का 3.1। तो डेल ई कितना हो जाएगा अपने पास, डेल ई हो जाएगा 3 जाएगा तो 37.53 किलो जूल। तो कौन सा आंसर होगा अपना, फर्स्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, द सिस्टम हैज ए इंटरनल एनर्जी इक्वल टू E1 450 जूल ऑफ हीट इज टेकन आउट ऑफ इट्स एंड 600 जूल वर्क डन ऑन इट, द फाइनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। देखो अब इस पे बोला है उसने, वर्क कौन कर रहे हैं, सिस्टम वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहे हैं, सॉरी सिस्टम पर वर्क हो रहा है, किस पर वर्क हो रहा है, ऑन द सिस्टम बोल रहा है, तो किस पर वर्क हो रहा है, सिस्टम पर वर्क हो रहा है। दूसरा तो जहां पे जो W होगा वो तो कितना हो जाएगा बेटा अपने पास 600 जूल। हीट कितनी आउट हो रही है बेटा, तो ये कितना हो जाएगा माइनस 450 जूल हीट क्या हो रही है, आउट हो रही है। तो यहाँ क्या लिखोगे, E2 माइनस E1 इक्वल टू कितना होगा, Q प्लस W होता है कि नहीं, तो Q कितना है अपने पास 450, W कितना है 600, तो E2 इक्वल टू कितना हो जाएगा अपने पास E1 प्लस कितना बचेगा यहाँ से 150, क्योंकि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से लोगे तो डेल ई कितना होता है Q प्लस W होगा कि नहीं होगा, तो कितना आ जाएगा E2 इक्वल टू E1 प्लस 150 आ जाएगा कि नहीं आएगा। तो कौन सा आंसर होगा अपने पास, फर्स्ट वाला होगा। दूसरा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस वर्क इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। तो फर्स्ट में देखो बेटा कि जो वर्क होता है अपने पास डेल ई इक्वल टू कितना होगा Q प्लस W होता है कि नहीं। फर्स्ट है आइसोथर्मल है, तो आइसोथर्मल पे डिपेंडेंट होगा कि नहीं होगा वर्क, क्योंकि डेल ई जो होता है NCV डेल टी होता है कि नहीं होता है। आइसोकोरिक वॉल्यूम पर भी डिपेंड करेगा, आइसोबेरिक प्रेशर पर भी डिपेंड करेगा, लेकिन एडियाबेटिक होगा तो Q जीरो हो सकते हैं। तो किससे इंडिपेंडेंट होगा बेटा अपने पास, एडियाबेटिक प्रोसेस में होगा, किसमें होगा इंडिपेंडेंट, एडियाबेटिक से होगा। नेक्स्ट है अपने पास S0 H2Cl2 HCl R दे रखे हैं बेटा रेस्पेक्टिवली, द टोटल चेंज इन स्टैंडर्ड एंट्रोपी फॉर द रिएक्शन H2 है, यहाँ पर H2 प्लस Cl2 से बन रहा है 2HCl इज। तो अपन ने जब एंट्रोपी चेंज निकालना सीखा था किसी रिएक्शन के लिए, तो कैसे निकालते थे अपन, डेल S नॉट इक्वल टू क्या होता तब, S नॉट प्रोडक्ट माइनस S नॉट रिएक्टेंट लिखते थे। तो देखो डेल S नॉट जो होगा रिएक्शन के लिए वो कितना आएगा बेटा, यहां से प्रोडक्ट के लिए क्या लिखोगे 2 इंटू HCl कितना दे रखा है 0.19 माइनस H2 कितना दे रखा है अपने को 0.13 माइनस 0.22, तो डेल S नॉट कितना हो जाएगा बेटा अपने पास, ये होगा 0.38 माइनस 0.35, तो डेल S नॉट जो आएगा वो आएगा बेटा अपने पास 0.03। अब किलो जूल में दे रखा है, आंसर किस में है आपके पास, जूल में है कि नहीं है, तो कितने से मल्टीप्लाई कर दोगे इसे 1000 से, तो किलो जूल की जगह कितना आ जाएगा, जूल आ जाएगा, तो ये कितना आएगा बेटा अपने पास 30 जूल। 30 जूल कौन से आंसर में आ रहा है बेटा अपने पास, फर्स्ट में। नेक्स्ट है कि इफ 900 जूल पर ग्राम ऑफ हीट इज एक्सचेंज एट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, देन व्हाट इज द इंक्रीज इन एंट्रोपी। तो अपने पास जो डेल H दे रखा है बेटा, वो डेल H कितना दे रखा है 900 जूल पर ग्राम दे रखा है, और ये किसके लिए दे रखा है आपको, वाटर के लिए। लेकिन आंसर किस में आ रहा है आपका, मोल में आ रहा है कि नहीं, तो मोल में जो आंसर आएगा वो किसके लिए, मोल में कन्वर्ट करोगे तो 18 से इसको डिवाइड करोगे कि नहीं, गिवन मास क्या, मोल क्या होते हैं, गिवन मास बाई मोलर मास होता है कि नहीं। तो जैसे ही इसको मोल में कन्वर्ट करोगे तो ये कितना बन जाएगा बेटा 900 इंटू 18 जूल पर मोल होगा कि नहीं होगा। तो क्योंकि आंसर मोल में आ रहा है तो ये भी किसमें लेना पड़ेगा अपने को, मोल में एनर्जी को कन्वर्ट करना पड़ेगा। और टेम्परेचर कितना है 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और इसको कन्वर्ट करोगे बेटा केल्विन में तो कितना हो जाएगा 273 ऐड कर देंगे तो 373 केल्विन आ जाएगा कि नहीं आएगा। क्या निकालना है मेरे को, एंट्रोपी बतानी है। तो डेल एस एंट्रोपी क्या होती है, डेल एच वेपोराइजेशन बाई टीवी आ जाएगा कि नहीं आएगा। डेल एच कितना है अपने पास 900 इंटू 18, टीवी कितना है बेटा अपने पास 373 है कि नहीं। अब इसको देखेंगे 373 है तो इसको पूरे को मल्टीप्लाई कर लें तो
9 18 जा कितना होगा बेटा 162, y कितना आ जाएगा 373 आ रहा होगा। अब 162 तो कटेगा नहीं, लेकिन 1620 जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा बेटा अपने से। तो ये कैंसिल आउट करोगे तो ये कितना कट रहा होगा अपने पास 4 टाइम्स कटेगा, और फिर देखोगे तो 4 टाइम्स कटेगा, इसके बाद कितने 3 टाइम्स कटेगा ये, और कितना आ रहा होगा 43 पॉइंट किलो, सॉरी किलो नहीं आएगा यहाँ, जूल में ही आएगा क्योंकि जूल में ही है वो। जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। तो आंसर कौन सा होगा अपने पास, फर्स्ट होगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द रिएक्शन H2O, लिक्विड से H2O गैस जा रहा है एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर। तो अब यहां पे देखा जाए बेटा कि प्रेशर में और किसमें टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आ रहा, तो रिएक्शन किस पे होगी, इक्विलिब्रियम पे होगी कि नहीं, और इक्विलिब्रियम पे होगा तो डेल जी क्या होगा उसके लिए, जीरो होगा कि नहीं होगा, और डेल जी जीरो हो गया तो डेल जी इक्वल टू कितना होता है, डेल एच माइनस टी डेल एस होता है कि नहीं। तो ये तो क्या हो गया बेटा जीरो, तो डेल एच इक्वल टू कितना हो जाएगा अपने पास टी डेल एस होगा कि नहीं होगा। तो कितना ट्रू होगा बेटा अपने पास, डेल एच इक्वल टू कितना हो जाएगा टी डेल एस। अब देखो यहाँ पे H2O लिक्विड से कहाँ जा रहा है, गैस में जा रहा है, तो क्या इसके लिए रिएक्शन कैसी होगी, एक्सोथर्मिक होगी कि सॉरी एंडोथर्मिक होगी, क्योंकि इसको हीट देनी पड़ेगी, लिक्विड से कहाँ गैस में जा रहा है तो कैसा होगा एंडोथर्मिक होगा। तो डेल एच कैसा होगा इसके लिए, ग्रेटर देन जीरो होगा, जबकि यहाँ कितना दे रखा है जीरो दे रखा है, तो ये होगा क्या अपने पास डेल एच जीरो। डेल एच जीरो हो सकता है क्या, लिक्विड से कहाँ जा रहा है गैस में जा रहा है कि नहीं हो रहा है, रैंडमनेस बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, और रैंडमनेस बढ़ेगी तो एंट्रोपी बढ़ेगी, तो डेल एच भी क्या होगा बेटा ग्रेटर देन जीरो होगा कि नहीं होगा अपने पास। नेक्स्ट वो बोल रहा है कि डेल एन जी, थर्ड वाला डेल एच इक्वल टू डेल ई होगा क्या, डेल एन जी कैसा है अपने पास यहाँ पर, डेल एन जी ग्रेटर देन जीरो है कि नहीं है, और डेल एन जी ग्रेटर देन जीरो है तो डेल एन जी कितना आ रहा है अपने पास प्लस में 1 आ रहा है, तो प्लस में 1 आ रहा है तो जो डेल एच होगा वो ग्रेटर देन होगा किससे, डेल ई से। इसलिए कौन सा आंसर नहीं होगा अपने पास, फर्स्ट भी नहीं होगा, थर्ड भी नहीं होगा, और सेकंड आंसर कौन सा होगा अपने पास फोर्थ, क्योंकि इक्विलिब्रियम पे डेल जी इक्वल टू कितना होता है जीरो होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज नेवर एक्सपेक्टेड टू बी स्पॉन्टेनियस। तो वो बोल रहा है कि कौन सी रिएक्शन जो है वो कभी भी स्पॉन्टेनियस नहीं होगी। तो स्पॉन्टेनियस होने के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए, डेल जी कैसा होना चाहिए नेगेटिव। अब डेल जी नेगेटिव होना चाहिए तो डेल जी इक्वल टू कितना होता है अपने पास डेल एच माइनस टी डेल एस होता है कि नहीं, यही होगा। अब इसमें फर्स्ट वाले में देखो डेल एच नेगेटिव है, नेगेटिव डेल एच कैसा है पॉजिटिव, तो ये ओवरऑल कैसा हो जाएगा नेगेटिव होगा कि नहीं होगा, ओवरऑल नेगेटिव हो गया तो डेल जी ओवरऑल नेगेटिव मतलब डेल जी कैसा होगा इसके लिए लेस देन जीरो होगा कि नहीं होगा। तो कैसा होगा प्रोसेस ऑलवेज स्पॉन्टेनियस होगा कि नहीं होगा। सेकंड वाले में देखो कि डेल एच तो कैसा है मेरे पास नेगेटिव है और डेल एच कैसा है नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव। लेकिन डेल एच नेगेटिव तो लो टेम्परेचर पे जो होगा कैसा होना चाहिए, लो टेम्परेचर यदि अपने पास है तो डेल जी कैसा हो जाएगा अपने पास नेगेटिव होगा कि नहीं, और डेल जी नेगेटिव हो जाएगा तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हो सकता है यहां पर। नेक्स्ट में देखा अपन ने यहां ये एरो आएंगे बेटा इसमें, तो MgH2 बन रहा होगा। तो यहाँ थर्ड वाले में देखा बेटा डेल एच पॉजिटिव है डेल एस पॉजिटिव है, डेल एच पॉजिटिव डेल एस पॉजिटिव, तो जो डेल जी होगा वो बेटा कैसा हो सकता है नेगेटिव, किस पे हो सकता है हाई टेम्परेचर पे हो सकता है, किस पे हो सकता है ये हाई टेम्परेचर पे। तो ये भी कैसा हो सकता है अपना स्पॉन्टेनियस प्रोसेस बन सकता है कि नहीं। अब देखा बेटा अपन ने कि लास्ट वाला क्या रखा है डेल एच पॉजिटिव है, डेल एच पॉजिटिव है डेल एस नेगेटिव है, तो यहाँ पे ये कैसा है मेरे पास पॉजिटिव और ये कैसा है नेगेटिव है कि नहीं है। तो डेल जी जो होगा बेटा वो कैसा आएगा पॉजिटिव आएगा कि नहीं आएगा ऑलवेज। तो इस प्रोसेस पर कैसे होगी रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होगी, कैसी होगी नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। तो ऑलवेज नॉन स्पॉन्टेनियस होगी, वो कौन सी रिएक्शन होगी बेटा अपने पास फोर्थ वाली होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ डेल जी नॉट इज जीरो फॉर अ रिएक्शन देन, तो डेल जी नॉट ये ध्यान रखना कि डेल जी इक्विलिब्रियम पे जीरो होता है लेकिन डेल जी नॉट जीरो नहीं होता है। तो डेल जी नॉट जीरो कब हो सकता है, डेल एच जीरो पुट करोगे तब डेल जी नॉट जीरो हो सकता है क्या, नहीं होगा। डेल एच जीरो पुट करोगे तब भी डेल जी नॉट पॉजिटिव सॉरी नेगेटिव जीरो नहीं होगा, और के इक्विलिब्रियम पर जीरो पुट कर दिया तो डेल जी नॉट इक्वल टू कितना होता है अपने पास
माइनस 2.303 nRT log बेस 10 के इक्विलिब्रियम होता है कि नहीं। जैसे ही आपने यहाँ 0 पुट किया तो ये क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी बन जाएगा कि नहीं बनेगा। लेकिन के इक्विलिब्रियम की वैल्यू 1 पुट करूं तो log 1 की वैल्यू कितनी होती है अपने पास, log 10 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी अपने पास, 0 होगी कि नहीं। वही पूछ रहा है डेल जी नॉट 0 कब होगा, तो के इक्विलिब्रियम किस पे होगा, 1 पे होगा। नेक्स्ट है फॉर द वेपोराइजेशन ऑफ वाटर एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर द वैल्यू ऑफ डेल एच दे रखी है अपने को मोल रेस्पेक्टिवली, द टेम्परेचर व्हेन गिव्स एनर्जी चेंज फॉर दिस ट्रांसफॉर्मेशन विल बी 0। तो सीधा सा बेटा डेल जी इक्वल टू, तो क्या बोला है उसने, 0 बोला है, तो डेल जी इक्वल टू कितना होता है, डेल एच माइनस टी डेल एस होता है कि नहीं होता है। अब यहां पर जो डेल जी है अपने पास ये तो क्या है 0, तो डेल एच माइनस टी डेल एस इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो यहां से जो टी निकालना है तो टी कितना हो जाएगा, डेल एच बाई डेल एस होगा कि नहीं। डेल एच आपको गिवन है, डेल एच कितना दे रखा है किलो जूल में, ये जूल में दे रखा है नीचे, तो ये कितना आ जाएगा 4630 आ जाएगा। और ये कितना दे रखा है बेटा अपने को 108.8 गिवन है बेटा अपने को। तो टेम्परेचर अपने को फाइंड करना है, टेम्परेचर फाइंड करना है। तो अब देखो यहां से कैंसिल आउट करोगे 108 से ये कितने टाइम्स कटेगा बेटा अपने पास, 108 से तो ये कट रहा होगा बेटा अपने पास। इसको थोड़ी देर के लिए मैं 110 ले लेता हूं क्योंकि अप्रोक्स से आंसर इतने दूर दूर हैं, पास में कोई आंसर है नहीं, तो इजीली मैच कर जाएगा। 10 से तो क्या कैंसिल आउट हो जाएगा 10, 11 से काटोगे तो ये कितना कट जाएगा बेटा अपने पास 3 टाइम्स कट रहा होगा, कितना बचेगा यहाँ 7, तो ये आ रहा होगा अपने पास 7 टाइम्स कट रहा होगा लगभग, 11 7 जा 77 होगा, और 3 है 0 है तो 372 के आसपास आ रहा है। तो ये आंसर कौन सा होगा अपने पास 373.4 केल्विन होगा। नेक्स्ट है कि इफ द एंथैल्पी चेंज फॉर द ट्रांजिशन ऑफ लिक्विड वाटर टू स्टीम इज 30 किलोजूल मोल इनवर्स एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड, द एंट्रोपी चेंज फॉर द प्रोसेस वुड बी। तो अपने को एंथैल्पी चेंज ऑफ ट्रांजिशन में देखा है लिक्विड वाटर टू स्टीम पे जा रहा है 30 किलो जूल पे, तो डेल एस जो होगा वो डेल एस इक्वल टू कितना होगा, डेल एच अपॉन टी होता है कि नहीं होता है, फेज ट्रांजिशन होता है जब, डेल एच वेपोराइजेशन बोल रहे हैं। कितना है डेल एच कितना दे रखा है 30 किलो जूल है, तो इसको जूल में कन्वर्ट करोगे 1000 से मल्टीप्लाई, टेम्परेचर 27 दे रखा है तो 27 प्लस कितना होगा 273 केल्विन होगा कि नहीं होगा। तो डेल एच कितना हो जाएगा 30,000 बाई कितना होगा ये 300, 20 से कितने टाइम्स कटेगा ये 100 टाइम्स, तो कौन सा आंसर होगा बेटा 100 कौन सा है अपने पास, 4th आंसर होगा। नेक्स्ट है बेटा असरेशन दे रखा है ऑल रिएक्शन विच आर एक्सोथर्मिक आर स्पॉन्टेनियस। अब बेटा जितनी भी रिएक्शन एक्सोथर्मिक है वो कोई जरूरी थोड़ी है कि अपने पास स्पॉन्टेनियस भी हो, वो नॉन स्पॉन्टेनियस भी तो हो सकती है ना। तो फर्स्ट वाला तो कैसा हो जाएगा बेटा अपने पास इनकरेक्ट होगा। ऑल रिएक्शन इन विच एंट्रोपी इंक्रीज आर स्पॉन्टेनियस, यहां आर आएगा आर स्पॉन्टेनियस, ऑल रिएक्शंस इन विच एंट्रोपी इंक्रीज आर स्पॉन्टेनियस। तो कोई जरूरी थोड़ी है बेटा कि अपने पास जो रिएक्शन है कि एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है तो वो स्पॉन्टेनियस भी होगा। अभी अपन ने देखा था कि डेल जी है अपने पास, डेल एच माइनस टी डेल एस आ रहा था कि नहीं आ रहा था। यदि डेल एस को यहाँ पे नेगेटिव ले लिया तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। बोल रहे हैं एंट्रोपी इंक्रीज हो जाएगा, डेल एस क्या ले लिया मैंने पॉजिटिव लिया, तो पॉजिटिव और नेगेटिव क्या हो जाएगा नेगेटिव होगा कि नहीं होगा। अब इसको भी अपन नेगेटिव ले लें कि स्पॉन्टेनियस होगी कि नहीं होगी, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव, तो ऑलवेज जब ये नेगेटिव होगा जब ही तो क्या हो सकती है ये ऑलवेज स्पॉन्टेनियस हो सकती है, अदरवाइज स्पॉन्टेनियस होगी क्या। तो ये भी कैसा होगा बेटा अपने पास, तो कौन से होंगे बेटा दोनों ही फॉल्स होंगे अपने पास, असरेशन भी और रीजन भी। तो कौन सा आंसर जाएगा बेटा इसके लिए 4th आंसर होगा अपने पास। अब दे रखा है बेटा द हीट एब्जॉर्ब ड्यूरिंग द आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस अगेंस्ट अ वैक्यूम इज 0। तो देखो बेटा कि कोई भी हीट एब्जॉर्ब हो रही है आइसोथर्मल प्रोसेस है तो वैक्यूम में जो हीट है वो कितनी होगी 0 होगी, क्योंकि जब भी अपने पास फ्रीली एक्सपेंशन होता है, कैसा होता है फ्रीली एक्सपेंशन होता है, फ्रीली एक्सपेंशन होगा तो इसका मतलब उसकी काइनेटिक एनर्जी कैसी होगी कांस्टेंट होगी कि नहीं होगी।
और काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट होगी, तो काइनेटिक एनर्जी कितना होता है बेटा अपने पास 3/2 kT होता है कि नहीं, और 3/2 kT है, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है तो टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा कि नहीं, और टेम्परेचर कांस्टेंट हुआ तो ये कैसा प्रोसेस बन जाएगा, आइसोथर्मल प्रोसेस होगा। कैसा होगा ये, आइसोथर्मल। अब जब वैक्यूम में पूछ रहा है तो प्रोसेस कैसा होगा, इरिवर्सिबल होगा, और इरिवर्सिबल होगा तो पी एक्सटर्नल कैसा होगा बेटा, 0 होगा, पी एक्सटर्नल 0 होगा तो डब्ल्यू कितना आ जाएगा अपने पास, 0 होगा कि नहीं। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स से देखें कि डेल यू इक्वल टू कितना होता है, क्यू प्लस डब्ल्यू होगा कि नहीं होगा। तो डेल यू क्या होगा आइसोथर्मल में 0, डब्ल्यू भी क्या होगा बेटा अपने पास 0, तो क्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट तो सही है बेटा अपने पास। सेकंड में देखोगे द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द मॉलिक्यूल ऑफ एन आइडियल गैस इज 0। यदि रियल गैस होता तो 0 नहीं होता बेटा, नेग्लिजिबल वॉल्यूम लेते हैं कि नहीं लेते हैं अपन आइडियल गैस के लिए, तो आइडियल गैस के लिए तो कैसा होगा 0 होगा कि नहीं होगा। तो इसलिए सेकंड वाला भी कैसा है बेटा अपने पास ट्रू है। तो कौन से बोथ फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट आर कैसे होंगे बेटा अपने पास ट्रू होंगे। एंट्रोपी इज ऑलवेज कांस्टेंट फॉर अ क्लोज सिस्टम। जैसे ये रूम लिया, इसके अंदर मैंने 4 पार्टिकल छोड़ दिए, क्या इनकी एंट्रोपी कांस्टेंट हो सकती है क्या, क्योंकि एंट्रोपी किस पे डिपेंड करेगी, रैंडमनेस पे। उनकी जो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी तो उनकी रैंडमनेस भी ज्यादा होगी कि नहीं होगी, और रैंडमनेस ज्यादा हो जाएगी तो उनकी एंट्रोपी भी इंक्रीज होगी कि नहीं होगी। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि क्लोज कंटेनर है तो उसकी एंट्रोपी क्या हो अपने पास कांस्टेंट हो, एंट्रोपी अपनी घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है। तो इसलिए ये फर्स्ट वाला तो कैसा होगा बेटा रॉन्ग स्टेटमेंट। क्लोज सिस्टम इज ऑलवेज रिवर्सिबल, ये भी कोई जरूरी नहीं है कि अपने पास कोई भी क्लोज सिस्टम लिया वो रिवर्सिबल ही हो आपके पास। तो दोनों ही स्टेटमेंट कैसे हो जाएंगे बेटा, ये फॉल्स होंगे। तो इसका आंसर कौन सा होगा अपने पास, सेकंड होगा। हाँ 93 द मेजर प्रोडक्ट इन द फ्लोइंग रिएक्शन। ये रिएक्शन दिया हुआ है क्या हमारा, ये सबसे पहले ये 2 मिथाइल क्या हमारा 1 ब्यूटाइन है, और इसका रिएक्शन क्या हमारा H2O के साथ किया जा रहा है, किसके प्रेजेंस में HgSO4 एंड H2SO4। तो यहाँ पे वाटर का जो एडिशन होगा वो मार्कोनी रूल के अकॉर्डिंग होगा। इस पे H लग जाएगा, इस पे क्या लग जाएगा OH, यहाँ क्या जाएगा H जाएगा, इस पे क्या चले जाएगा OH जाएगा। तो मार्कोनी रूल के अकॉर्डिंग जब ये ऐड होगा तो ये ट्रिपल बॉन्ड में जब OH लगा तो ये बन गया क्या हमारा इनॉल। कभी भी अल्काइन में वाटर के एडिशन करेंगे तो सिर्फ एसिटिलीन से एल्डिहाइड बनता है, अदर देन एसिटिलीन से ऑलवेज क्या बनता है हमारा कीटोन। तो ये क्या बन गया हमारा इनॉल। अब इसमें क्या हो जाएगा टॉटोमराइसन हो जाएगा, तो टॉटोमराइसन से ये क्या बना दिया हमारा कीटोन बना दिया, CH3CO क्या बन गया कीटोन। अब कीटोन की रिएक्शन किसके साथ किए, ग्रिनार्ड एजेंट के साथ। नंबर ये तो X बन गया, ये क्या बन गया हमारा X बना। अब X की रिएक्शन किसके साथ कर रहे हैं, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड यानी ग्रिनार्ड एजेंट के साथ। तो ये क्या हमारा कीटोन को जब भी ग्रिनार्ड एजेंट के साथ रिएक्शन करेंगे तो इससे क्या बनेगा 3 डिग्री अल्कोहल। तो नंबर 1 में दिया। अब इससे क्या बन जाएगा हमारा ये अल्कोहल बन गया, ये क्या हमारा विथ हाइड्रोलाइसिस, ये क्या हमारा विथ हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो ये क्या बन जाएगा हमारा अल्कोहल बन गया। अब इसको क्या किया गया नंबर 2 में कंसंट्रेट H2SO4 के साथ क्या किया हीट किया। तो अल्कोहल को जब भी कंसंट्रेट H2SO4 के साथ हीट करेंगे तो क्या दे देगा अल्कीन, और किस रूल के अकॉर्डिंग तो सेडजीव रूल के अकॉर्डिंग H2SO4 के साथ हीट किए तो ये क्या लॉस कर दिया डिहाइड्रेशन हो गया और अल्कीन बन गया। अल्कीन में ये दे दिया क्या हमारा अल्कीन बना दिया, ऐसा अल्कीन दे दिया, यानी 1 2 3 4 5 6। यानी ये जो आपका लास्ट वाला ऑप्शन है कि हमारा ये 4th ऑप्शन चले गया। 4th increasing order of their reactivity of the following compound toward the electrophilic aromatic substitution reaction। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में प्लस आर इफेक्ट जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और माइनस आर इफेक्ट जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या हमारा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। माइनस आर बोले चाहे प्लस एम बोल दे एक ही बात है, ये माइनस आर बोले चाहे माइनस एम। तो अब ये देखो यहाँ पे क्या है कि सबसे ये मिथाइल ग्रुप जो है क्या हमारा एक्टिवेटर ग्रुप है, एक्टिवेटर और प्लस आर ग्रुप है। ये क्या हमारा डी एक्टिवेटर है माइनस आर ग्रुप है, ये क्या हमारा प्लस आर ग्रुप है।
हाइड्रोजन प्लस आ रहा है लेकिन क्या हमारा डीएक्टिवेटर होता है, तो इसीलिए सबसे मोर रिएक्टिव जो होगा इसमें क्या हो जाएगा हमारा टॉलिन हो जाएगा। टॉलिन की रिएक्टिविटी क्या होगा सबसे ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि टॉलिन में एक्टिवेटर ग्रुप लगा हुआ है। हाइड्रोजन भी कैसा हमारा डीएक्टिवेटर है लेकिन क्या हमारा ये कीटोन से वीक डीएक्टिवेटर है और ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। कीटोन जो है स्ट्रॉन्ग, इसमें क्या हो गया डीएक्टिवेटर हो गया, तो सबसे मोर ये प्लस आर इफेक्ट इसकी सबसे ज़्यादा है, इसके ये क्या हमारा प्लस आर है लेकिन डीएक्टिवेटर है, तो सबसे मोर रिएक्टिव क्या हो गया सेकेंड हो गया। सेकेंड के बाद क्या आ गया फर्स्ट, सेकेंड के बाद क्या फर्स्ट के बाद क्या हमारा थर्ड, तो ये क्या हमारा 3 ऑप्शन आ गया। अगला क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्ट ए बी सी इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस। ठीक है, ये क्या हमारा बेंजीन दिया हुआ है और बेंजीन पे क्या लिख रहा है कि इसमें कंसंट्रेट HNO3 एंड कंसंट्रेट H2SO4 डाला है। ठीक है, तो ये क्या बन गया हमारा नाइट्रोबेंजीन बना है, यानी ए बन गया ये, तो ये आ गया। फिर क्या हुआ इसका, इस पे Cl2 और FeCl3 का रिएक्शन करवाया गया, तो ये क्या हमारा एनहाइड्रस Cl3 Cl2 और क्या हमारा एनहाइड्रस, तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा Cl2 और क्या हमारा एनहाइड्रस AlCl3, तो ये क्या हमारा डीएक्टिवेटर ग्रुप है, -R-M है, तो ये क्लोरीन किस पे लग गया हमारा मेटा पोजिशन पे क्या लग गया हमारा क्लोरीन लग गया। ठीक है, तो यानी ये क्या बन गया हमारा B। अब इस पे क्या किया गया है Fe और क्या हमारा HCl डाला गया, तो इसका क्या हो गया रिडक्शन हो गया, और रिडक्शन से ठीक है नाइट्रो कंपाउंड के रिडक्शन से क्या बन जाता है एमीन, तो ये क्या बन गया मेटाक्लोरो एमीन। तो देखो ऐसा ऑप्शन कौन सा आ रहा है नाइट्रोबेंजीन, ये क्या हमारा 3 नाइट्रोक्लोरोबेंजीन और ये क्या हमारा 3 क्लोरो एनिलीन, तो ये क्या हमारा फर्स्ट ऑप्शन चले गया। ऐसा देखो किस में फर्स्ट में आ रहा है। हाँ, कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन। ठीक है, ये 4 रिएक्शन दिया हुआ है। ठीक है, अब इसमें इस 4 रिएक्शन में पूछ रहा है क्या ये वाला रिएक्शन होगा क्या। देखो ये क्या हमारा फिडल-क्राफ्ट रिएक्शन, तो यहाँ पर रिजोनेंस के थ्रू क्या हमारा पार्शियल डबल बॉन्ड रहा है, बॉन्ड टूटेगा नहीं, तो ये रिएक्शन क्या हमारा नहीं होगा। ये क्या हो जाएगा, यानी बेंजीन को क्या किया गया हमारा एक्सेस ऑफ, ये बेंजीन है एक्सेस ऑफ क्या हमारा Cl2 के साथ एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस पर रिएक्शन किए। तो पहले एक्सेस क्या हमारा Cl2 दिया होता है, एक क्लोरीन लाया, क्लोरीन क्या प्लस R ग्रुप है, तो फिर क्या ऑर्थो और पैरा पे क्लोरीन लगा देगा, और इस तरह से एक्सेस दिया तो सभी बेंजीन पे क्या बन जाएगा क्लोरीन लग जाएगा, तो ये तो सही है। ये इसमें भी रिजोनेंस के थ्रू क्या हमारा पार्शियल डबल बॉन्ड, तो ये भी रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है, यानी क्या हमारा, और ये थर्ड वाला तो हो जाएगा क्योंकि ये बेंजीन है और बेंजीन में एलाइल क्लोराइड की रिएक्शन हम करवा रहे हैं। ये क्या एलाइल क्लोराइड AlCl3 की प्रेजेंस में, तो ये क्या बना देगा, ये बन गया हमारा एलाइल बेंजीन, यानी इसमें कार्बोकटाइन क्या हमारा बन जाएगा, यानी ये हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हमारा ये B एंड क्या हमारा D जो ऑप्शन दिया है ये वाला आ गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ, इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन टॉलिन दिया हुआ है, टॉलिन पे क्या किया गया हमारा ये KMnO4 डाला गया। KMnO4 क्या हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, टॉलिन के ऑक्सीडेशन करेगा। ये क्या बना दिया हमारा बेंजोइक एसिड बनाया, बेंजोइक एसिड पे SOCl2 दिया गया। थाइनाइल क्लोराइड ये बना दिया, बेंजोनाइल क्लोराइड बना दिया, बेंजोनाइल क्लोराइड बना दिया, और बेंजोनाइल क्लोराइड पे क्या लिंडर कैटलिस्ट H2PDBA SO4 क्योनोलिन, तो ये क्या हमारा इससे बन जाएगा एल्डिहाइड, तो ये क्या बना दिया हमारा एल्डिहाइड। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है। ठीक है, ये क्या हमारा C6H5CHO क्या हमारा बेंजल डिहाइड। कंपाउंड फॉर्म बाय द रिजल्ट ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ इथाइल बेंजीन, तो वही क्वेश्चन है कि इथाइल बेंजीन की ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या बनेगा। तो इथाइल बेंजीन को KMnO4 के द्वारा अगर ऑक्सीडेशन करेंगे तो फिर क्या बन जाएगा, इससे बेंजोइक एसिड बन जाएगा। इसमें क्या बन जाएगा हमारा बेंजोइक एसिड बन गया। तो बेंजोइक एसिड ऐसा किस में ऑप्शन है, ये क्या हमारा फोर्थ ऑप्शन हो गया। ठीक है, आपको 2 स्टेटमेंट दिए गए फिर से। फ्लोरीन
फॉर्म्स वन ऑक्सो एसिड, यस बिल्कुल सही बात है। फ्लोरीन जो होता है वो केवल एक ऑक्सो एसिड बनाता है क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, बहुत ज़्यादा, इसलिए केवल एक ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, दैट इज -1। तो रीजन पढ़ते हैं, फ्लोरीन हैज स्मॉलेस्ट साइज अमंग ऑल हेलोजन एंड इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, यस रीजन दिया हुआ है, पहली लाइन में स्मॉलेस्ट साइज दिया है, लेकिन दूसरी चीज जो है उसने लिख दिया है कि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यानी ये क्या होगा, आपका करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगा, दैट इज फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट अगर बात करें हम लोग, विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्साइड्स X2O, तो X2O की जो स्टेबिलिटी होती है बेटा वो सबसे ज़्यादा होती है आयोडीन के एलाइड्स की, देन होता है आपका क्लोरीन का एलाइड, देन होता है ब्रोमीन का एलाइड। यहाँ पर क्यों होता है, क्योंकि आयोडीन जो होता है उसकी पोलराइजेबिलिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है, इसलिए कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ जाते हैं और इसकी वजह से इसकी हैलाइड की जो स्टेबिलिटी होती है वो भी ज़्यादा होती है। जबकि क्लोरीन जो होता है उसका साइज छोटा होता है, इसलिए मल्टीपल बॉन्ड बना सकता है, जबकि ब्रोमीन में इन दोनों की कमी होती है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर जाएगा ICl Br, फोर्थ ऑप्शन, ठीक है।